100% हर्षवर्धन जी आपकी बात से सहमत हूं कि ये इस्तीफा होना इसलिए जरूरी था क्योंकि लोगों की आस्था संघ पर से भी डिग रही थी। स्वयं सेवकों की आस्था, जैसे रागी जी कह रहे थे, उनकी भी आस्था को ठेस पहुंची थी कि भाई चंपत राय इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, अनिल मिश्रा से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, गोपाल राव अब तक अपने पद पर क्यों बने हुए हैं। यहां से योगी आदित्यनाथ ने भी जो बातें कही थी कि 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देगा, उस बात पर भी विश्वास अब और मजबूत हुआ। विजय जी आप छोड़ना देखिए, जो हमारे तीनों पैनलिस्ट ने कहा वो सब चिंताएं वाजिब है, पर मैं उसमें सब में शामिल हूँ। लेकिन मैं पहले दिन से इस पर बात कर रहा हूँ कि ये धर्म की, आस्था की, ये सब बातें तो ठीक है, जिस पर चिंता हो रही है और जिससे स्वयंसेवकों को भी आहत हुए, हिंदू जो राम भक्त है वो भी आहत हुए, वो सब ठीक है। लेकिन मैं इसको फिर से कह रहा हूँ, जो मैंने पहले कहा, FIR, ये मामला कानून का है, ये देश कानून से चलता है। मैं तो कम से कम ऐसा मानता हूँ, समझे, कानून से चलता है। नैतिकता और धर्म अलग चीज़ है, वो उसके साथ है, लेकिन कानून से चलता है। तो पहले तो FIR नहीं करवाई गई, वो एक बड़ी गलती थी, या जो भी कहे, मैं उसमें कोई सर्टिफिकेट, मुझे सर्टिफिकेट्स की आदत नहीं है अच्छा और ख़राब की, लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई जबकि पैसा बरामद हो गया। क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दूसरा, इतने दिन तक ये सब चलता रहा, SIT बिना FIR के हुई, उसकी क्या वजह रही। तीसरी बात, जो लोग आरोप के घेरे में थे वो मंदिर परिसर में बने रहे, तो क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई कि नहीं हुई। और चौथी बात, जो अब आज का डेवलपमेंट है कि यदि, मतलब अभी तो कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, यदि मान लेते हैं कि तीनों लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, तो इसको क्या ऐसा माना जा सकता है कि SIT के जांच में वो संदेह के घेरे में है। और अगर ऐसा है तो क्या अब उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कानून के दायरे पर। ये बात मैं कानून पर बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उनका इस्तीफा तब हुआ जब SIT की रिपोर्ट सबमिट हुई और उसमें ऐसा माना जाए, क्योंकि मैंने तो SIT रिपोर्ट नहीं देखी, लेकिन उसमें यह होगा कि ये तीनों लोगों पर संदेह का दायरा गहरा हुआ होगा। संदेह का दायरा तो पहले से था, लेकिन संदेह का दायरा गहरा हुआ, तो अरेस्ट ना हो, कस्टडी हो, कि भाई पूछताछ के लिए कम से कम उनको पूछा जाए। असल में वो बता सकते हैं कि कौन लोग कैसे आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसकी जिम्मेदारी तो उन पर बनती है। ये दो नाम और हमें इस पर भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हम चंपत राय पर बात कर रहे हैं और बेशक ये सबसे बड़ा नाम है जिस पर चर्चा होनी भी चाहिए। अनिल मिश्रा एक और नाम है, विशाल। अनिल मिश्रा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी और RSS के लोकल लेवल पर भी बड़े नेता रहे हैं। और जब मैं इनका पूरा बैकग्राउंड देख रही थी, होम्योपैथी के डॉक्टर रहे और रिटायरमेंट के बाद फिर ये कामकाज में जुट गए। 2017 में RSS के अवध प्रांत के प्रांत कार्यवाह के तौर पर इन्होंने काम किया। और जब इस ट्रस्ट का गठन हुआ तो जो 15 मुख्य चेहरे थे उनमें से एक चेहरा अनिल मिश्रा का भी शामिल रहा। और जब भी हम लोग पूजा के लिए वहां पर देखते थे, तस्वीरें देखते थे, तो मुख्य यजमान, ये बड़ी खबर आपको दे दें, चढ़ावा चोरी केस में इंडिया टीवी के पास FIR की कॉपी आ गई है। चढ़ावा चोरी केस में इंडिया टीवी के पास जो FIR दर्ज की गई है उसकी कॉपी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। ये केस डायरी है, मैं जरा इसे थोड़ा पढ़ने की कोशिश करती हूँ, इसमें क्या बातें लिखी गई हैं। चढ़ावा चोरी केस में पुलिस केस डायरी की कॉपी आ गई है। विशाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर आपके पास ये कॉपी है तो एक बार पूरा पढ़ के बताएं दर्शकों को कि क्या है इस कॉपी में, क्या जानकारी शामिल है। जनरल डायरी एंट्री है, थाने की कॉपी है। देखिए, आमतौर पर मीनाक्षी जब कोई भी मुकदमा मीनाक्षी जब कोई भी मुकदमा दर्ज करती है पुलिस, तो उसकी केस डायरी मेंटेन की जाती है और इस केस डायरी में पूरे केस से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती हैं उस डिटेल्स को पुलिस तहरीर के आधार पर अपने पास दर्ज करती है, FIR दर्ज करती है और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो कानूनी लहजे में बोला जाता है कि पर्चे काटना, यानी कि पर्चे काटे जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से। तो SIT ने जो अब तक इसमें प्रूव किया था, अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन की है वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन केस डायरी में मेंशन की जाती है। और जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें न सिर्फ पुलिस के पास इनके जो बयान हैं वो मौजूद हैं, बल्कि पुलिस ने इनके पास से जो रिकवरी की है, रिकवरी के पास इंडिया टीवी के पास जो जानकारी है मीनाक्षी, वो लगभग 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए की रकम है जो कि कैश में बरामद हुई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर 1.5 से 1.25 करोड़ रुपए की जो बरामदगी है वो इन 8 लोगों के पास से बरामद होती है, तो इस मामले में FIR करने में ट्रस्ट की तरफ से इतनी देरी क्यों हुई। और इसीलिए इस पूरे मामले में जो केस डायरी सामने आई है उसमें भी न सिर्फ सबूतों की बात कही गई है बल्कि बरामदगी की भी बात कही गई है, जो ये इशारा करती है कि इन SIT का जो इन्वेस्टिगेशन था, अयोध्या पुलिस का कल रात से जो
विशाल, इसमें investigation था। बीएनएस की अगर जो उसमें धाराएं ही लगाई गई हैं वो धाराएं एक बार मैं दर्शकों के लिए पढ़ देती हूँ। बीएनएस की धारा 306 के तहत कर्मचारी द्वारा संपत्ति चोरी करने की धारा, धारा 316(5) यानी कि अमानत में खयानत की धारा, इसके अलावा धारा 317(4) जो कि चोरी की संपत्ति अपने पास रखना, आपराधिक साजिश की बीएनएस की धारा 61, ये जो प्रमुख धाराएं हैं इसके तहत ये मामला दर्ज किया गया है और इसमें 3 वर्ष से लेकर मिनिमम 3 वर्ष से लेकर मैक्सिमम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है और सजा और जुर्माने का प्रावधान है। जी विशाल, आप अपनी बात पूरी कर लें। नाम हम जान रहे हैं कि 8 का नाम इसमें शामिल है, जिसमें रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, रमाशंकर यादव, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्र का नाम शामिल है। विशाल, मीनाक्षी, चूंकि कॉमन इंटेंशन का भी इसमें जिक्र है, यानी कि सभी आरोपियों के कॉमन इंटेंशन थे और अगर बीएनएस की धारा में देखें तो ये अपने आप में एक बड़ा आपराधिक मामला बन जाता है इन सारे आरोपियों के खिलाफ, जिसमें न सिर्फ कॉमन इंटेंशन है बल्कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी है और जिसको कि पहले हम आईपीसी में धारा 120 भी कहते थे, यानी कि एक कॉमन इंटेंशन के साथ किसी भी अपराध को करना तो अपने आप में समझा सकता है कि जो गैर जमानती धाराएं इस पूरे मामले में लगी हुई हैं ये इन आरोपियों को कम से कम बेल मिलने में बहुत ज्यादा मुश्किलें होने वाली हैं और जो सजा का इसमें ऐलान है, जो इसमें सजा का प्रावधान है वो 10 साल से ज्यादा है। यानी कि अगर 7 साल से कोई भी सजा का प्रावधान कम होता तो आरोपियों को निश्चित तौर पर कानूनी फायदा मिल सकता था, उनको बेल मिल सकती थी, लेकिन जो धाराएं इसमें लगाई गई हैं, जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, इन धाराओं में किसी भी आरोपी को फिलहाल बेल नहीं मिलेगी और सबको जेल का मुंह निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा। और जो एफआईआर के साथ साथ सबूत मिले हैं ये बिल्कुल इशारा करते हैं कि सभी आरोपी न सिर्फ जेल जाएंगे बल्कि लंबे लंबे समय तक जेल में इनको निश्चित तौर पर रहना पड़ेगा इन सबूतों के आधार पर। जी रुचि, आप भी और विशाल आप भी हमारे साथ बने रहे। आज इससे ज्यादा बड़ी और कोई दूसरी खबर हो ही नहीं सकती।